बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अफसोसनाक खबरें दो। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब के घर पे एक और हमला हुआ है और ये 31 दिसंबर की रात को ये हमला हुआ। शहजाद अकबर साहब को मैंने फ़ोन किया, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली वो अपने घर में नहीं है, पुलिस ने उनको रीलोकेट किया हुआ है और उनके घर से उनको हटाया हुआ है। कुछ फोरेंसिक वालों का काम चल रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और इस बीच में उनके घर के ऊपर मुबैना तौर पे एक और अटैक हो गया। जब मेरी शहजाद अकबर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और अब तक की जो मालूमात हैं घर के ऊपर अटैक किया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि जो लोग पीछे आ रहे हैं, जो लोग ये करना चाह रहे हैं, उनकी जानिब से ये एक सख्त पैगाम है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये बहुत हैरान कुन है, एक हफ्ते में दूसरा अटैक। ये बरतानवी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो हमलावर हैं वो शायद पुलिस को भी खातिर में नहीं ला रहे। बरतानिया में बैरिस्टर शहजाद अकबर के घर पे नामालूम अफराद का हमला और जलाने की कोशिश, ये रिपोर्ट हुआ है। ये 31 दिसंबर की शाम को अटैक हुआ। इंग्लैंड का इलाका है कैम्ब्रिज शायर, वहां पे उन्होंने बताया कि उनकी रिहाइशगाह के ऊपर एक मुजरिमाना हमला किया गया जिसका मकसद शदीद नुकसान पहुंचाना था। आग लगाने की कोशिश की, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर कहते हैं कि एक हफ्ते में मेरे घर पर और मेरी फैमिली पर यह दूसरा संगीन हमला किया गया है। दोनों वाकयात वाज़े बदनीयती के साथ अंजाम दिए गए। ये वाकयात कोई इत्तफाकी नौयत के नहीं हैं और ना ही दोनों अलग थलग वाकयात हैं। ये मनसूबाबंदी के तहत मुझ पर हमला किया जा रहा है। पहले जो मुझ पर हमला किया गया उसमें मुझे शदीद जिस्मानी चोटें भी आई थी। ये नादरीन सूरत हाल है। अब इस पे पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी अगर आप महफूज नहीं है या आपका घर महफूज नहीं है तो बरतानिया की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग जिन ममालिक को महफूज समझते हैं उनमें एक मुल्क बरतानिया भी है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे जराइम पेशा अफराद अपनी मनमानी नहीं कर सकते और बाहर से आने वाले उनके दुश्मन उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। ये एक वेपन फ्री सोसाइटी है, यहाँ पे हथियार नहीं है लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के अटैक्स और ऐसी दीदा दिलेरी ये बरतानवी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा नादरीन एक और अफसोसनाक खबर है। मियां अली अशफाक साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे और सहाफ़ी उनके भी दोस्त हैं और मेरा तो बचपन का दोस्त है। एक शानदार ताल्लुक हमने सारी ज़िंदगी इंजॉय किया। तो मियां अली अशफाक साहब एक केस लड़ रहे थे और कराची के अंदर जो वाक़या हुआ रजब भट्ट नामी सोशल मीडिया एंटरटेनर के साथ जो वहां पे इंसिडेंट हुआ, बड़ा अफसोसनाक। वकला ने उनको मारा कि उन्होंने किसी वकील के बारे में तनकीद की थी और इस वाक़े के बाद एक FIR भी दर्ज हुई। बहरहाल अब कराची में जो ये तशद्दुद का मामला था ये पंजाब बार काउंसिल में पहुंच गया और जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जो कराची की बार है, बजाय इसके कि वो एक्शन लेते इस पुरतशद्दुद वाक़े का, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे पंजाब बार को और पंजाब बार ने मियां अली अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अब तक जो दस्तयाब मालूमात हैं उनके मुताबिक तो यही है कि ना बुलाया गया, ना सुना गया, ना बात की गई, ना पूछा गया और एक तरफा ये कार्रवाई कर दी गई और लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी के लिए ये मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भी भिजवा दिया गया है और इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि कराची सिटी कोर्ट में हड़ताल के बावजूद अली अशफाक साहब अदालत में पेश हुए। तो क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ है? यानी वकला की हड़ताल के बावजूद बहुत सारे वकला अदालतों में पेश होते रहते हैं। हमने एक दफा नहीं कई मरतबा देखा है, बहुत मरतबा देखा है, ऐसा होता रहता है। क्या तमाम वकला के लाइसेंस मनसूख हो जाते हैं? ये मामला उस लड़ाई का है और मेरे ख्याल में ये अब निशाना बनाया जा रहा है और ये ज्यादती की मिसालों में से एक और मिसाल है। मियां अली अशफाक ने हम बहुत सारे सहाफ़ियों के केसेस और बहुत सारे सियासतदानों के केसेस और बहुत सारे पिसे हुए तबकात के केसेस, ऐसे लोगों के केसेस जो पैसे भी नहीं दे सकते, बगैर किसी फीस के लड़े हैं। अब अली अशफाक को बहुत सारे लोग इसलिए भी निशाना बनाते हैं, कुछ मेरी वजह से बनाते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए अली अशफाक को निशाना बनाते हैं। कुछ लोगों के साथ पुराना कोई स्कोर सेटल का मामला है, अली अशफाक ने उनको तकलीफ दी हुई है माजी में, तो उन्हें लगता है कि अब मौका इससे बदला लेने का, हम तगड़े हो गए हैं तो वो अब इसको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो सबका अपना अपना रीजन है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में मौजूद है और जिनकी इस आदमी ने मदद की है वो सारे ये जानते हैं कि बड़े खलूस के साथ अली अशफाक ने बहुत सारे लोगों के केसेस लड़े हैं और वो सब लोग आवाज भी उठा रहे हैं इस मामले में।
तो मुझे उम्मीद है कि वकला खड़े होंगे और वो इस ज्यादती के खिलाफ बात करेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि जो भी फौजी क़यादत के खिलाफ बातचीत हो रही है या प्रोपेगेंडा, वो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, यहां पे हम तनकीद कहते हैं, तनकीद हो रही है गलत काम के ऊपर। तो अल्फाज का चुनाव अलग अलग है ना। हमें यह लगता है कि फौजी क़यादत जो इस वक्त पॉलिसीज चल रही है उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनकी पॉलिसीज की वजह से। हुकूमत उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती है जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी ये सिलसिला बंद हो तो मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो मसले का हल निकल आएगा। देखिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे, लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ कर देते हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या, सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें। फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़ें सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें, लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में वो ताकत छोड़ता नहीं है। जिसके पास इख्तियार और इक्तदार आ जाए ना वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेकर ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाए सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाएं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, जो मेरी दानिश में है वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा, बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला, ये इलाका खुला, ये इलाका खुला। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती हैं। लेकिन अगर अमली तौर पे पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं, सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ इजला में वहां रैलियां निकाली जाएंगी, एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट नशिस्तों का फैसला आया और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि 1 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने यानी तमाम जजेस ने बैठकर मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, लेकिन उस वक्त फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। काजी फायदी साहब चीफ जस्टिस थे, पूरा जोर लगाने के बावजूद वो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करवाने में नाकाम रहे और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया लेकिन इसके बावजूद आ गया और फिर कुछ टाउट्स है, उन्होंने आकर टीवी चैनल पे बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस फैसले पर अमल दरामद हो, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था, लिहाजा अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया और दोबारा से आईनी बेंच बनाया गया, पूरी अदलिया का स्ट्रक्चर बदल दिया गया उसके बाद, और यह फैसला किया गया कि हम अपनी अदलिया लेकर आएंगे और फिर अपनी मर्जी के बेंच बनाए गए, आईनी बेंच जो है उनको तश्कील दिया गया और बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में की गई। उसके बाद दोबारा से मखसूस नशिस्तों का केस लगा और फैसला फिर एस्टेब्लिशमेंट के हक में आ गया। वो फैसला जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 1 साल तक अमल दरामद नहीं किया, उस फैसले पे जैसे ही अदालत ने अनाउंस किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया और जैसी मर्जी का फैसला है, जैसे रेडियां नहीं बांटते, जैसे माले गनीमत बांटा जाता है, बिल्कुल वैसे इन्होंने फटाफट फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया। हालांकि अभी 2 जजेस के दस्तखत भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमें जो फैसले की कॉपी दी जाए, तो कॉपी नहीं दी गई थी कि अभी 2 जजेस हैं उनके दस्तखत भी नहीं है और अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया और फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहां पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा ने एक बात साबित की है,
एक बात साबित की है कि अगर आप ढीठ हो जाएं और आप ये तय कर लें कि आपने 2 नंबरी करनी है और एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी करनी है और आप किसी इंसाफ को, किसी कानून को, किसी आइन को ना माने, तो आप किस तरह की एक किरदार के हामिल होते हैं वो उन्होंने दिखा दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि जनाब ये वो कैरेक्टर होता है जो आइन में नहीं मानता, कानून में नहीं मानता, इंसाफ में नहीं मानता, किसी लॉजिक को नहीं मानता, वो सिर्फ अंधाधुंध मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की जो है वो तामील करता है। और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया और उनकी जो दुनियावी कामयाबी है उसकी वजह भी यही है। देखिए, करोड़ों लोगों के साथ इन्होंने बेईमानी की है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखें बात, ये तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी तो उनकी उम्र का वो हिस्सा चल रहा है जिसके बाद बंदा अल्लाह मियां के पास चला जाता है। और वैसे जाना तो हम सब ने है, लेकिन जरा वो ये सोचे कि जो आदमी किसी का हक मारे उसके साथ रोजे क़यामत क्या होता है, जरा कुरान पाक निकाल के पढ़ ले। और उन्होंने पूरी कौम का हक मारा है, करोड़ों लोगों से उनका हक छीना है, उनकी हक तलफी की है और बेईमानी की है। दयानतदारी का तकादा था उनके ओहदे से, लेकिन उन्होंने खयानत की है। जो लोग खाइन होते हैं, खयानत करते हैं, उनके साथ रोजे क़यामत क्या होगा जरा वो पढ़ लें, वक्त करीब है, उन्हें पता चल जाएगा कि करोड़ों लोगों के साथ उन्होंने किया। वो एक आधे बंदे के साथ कोई कर देता है, 2 बंदों के साथ कर देता है, जाके माफी भी मांग लेता है। यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कौम के साथ ही बददियाती कर दी है। जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा जाएगा वहां इनका भी पकड़ा जाएगा, और ये होना है। और इन्हें इस बात का पता भी है, ये सब जानते हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, बस सिर्फ इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने एक एहतजाज किया और ख्वाजा आसिफ का एहतजाज आप देखें, बड़ा मासूम एहतजाज है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उसकी मरहूने मिन्नत है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ ने 11 जून को कहा था जब बजट आ रहा था, और ये तनख्वाहें बढ़ा रहे थे अंधाधुंध। इन्होंने काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, MNAs की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, ये जो 4 नाम लिए इनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं। पंजाब में भी यही किया इन्होंने वफाक में भी यही किया। अब ख्वाजा आसिफ का लेटेस्ट इसके ऊपर आया, ये माली फहाशी का सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होता है। ये नोटिफिकेशन का हिस्सा है, यानी ये तनख्वाहें जो मिलनी है और मुराद जो मिलनी है ये 1 जनवरी 2025 से मिलनी है। पिछले 6 महीने की भी इनको दी जाएंगी। कौमी खजाने के इस्तेहसाल की ये इंतहा है। 1 या 2 अशखास अपने ओहदों की निस्बत से अपनी माहाना तनख्वाह और अलाउंसेज एक MNA से 4 गुना बढ़ा लें और जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दें। कौमी असम्बली के इदारे की कदर मंजिलत का ख्याल इसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो सब फ्रॉड है। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर है, ये काबीना में करने वाली बात को सोशल मीडिया में क्यों करते हैं? सोचा कभी आपने? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं। जनाब मैं तो उस टाइम भी मना कर रहा थी ना करना। ये ख्वाजा आसिफ जो रिमके ये ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं ना, या स्टेटमेंट देते रहते हैं, ये इसलिए देते रहते हैं कि कल को इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को भी बुरा भला कहना है। जैसे आजकल जनरल बाजवा को गालियां देते हैं, जनरल बाजवा के ऊपर सारे इल्जामात लगाते हैं कि जनरल बाजवा ने इतनी घटिया सियासत की कि हमने सारी जिंदगी कभी सोची भी नहीं। कल जनरल आसिम मुनीर के बारे में इन्होंने यही कहना है। और उस वक्त इन्होंने ये ट्वीट निकाल के देखे जब आसिम मुनीर था ना, तब भी हम ये बात कर रहे थे। ये बारीक वारदात डाल रहे ख्वाजा आसिफ। हालांकि ख्वाजा आसिफ को इस वक्त अपनी औकात का पता है, उनको आइडिया है। वो DG ISP वो बेचारे जब टीवी के ऊपर आते हैं, किसी चैनल पे आते हैं, जनरल अहमद शरीफ वो कहते हैं इंटरव्यू देते हुए कि दुहाइयां दे रहे होते हैं कि यार हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, फौज सियासत नहीं कर रही है, हमें सियासत और दीगर उमूर के अंदर मत घसीटो। वो ये तरले मिन्नत कर रहे होते हैं हर मीडिया के ऊपर बैठ के, जब भी उन्हें मौका मिलता है। वो बेचारा दिन रात में लगा के बयानियां बनाते हैं DG ISP और उनका बॉस, बिग बॉस ख्वाजा आसिफ, यानी आईनी तौर पर बिग बॉस है, वैसे तो औकात एक अर्दली वाली है, सभी जानते हैं। तो ख्वाजा आसिफ अगले दिन सारा बयानिया वाड़ के रख देता है। ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं जनाब, 2-4 टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, बाई डिजाइन आते हैं, एकदम नाजिल होते हैं। 2-4-5 बंदे इन्होंने रखे हुए, आके उनको इंटरव्यू दे देते हैं और इंटरव्यू देते हुए बताते हैं जनाब वो तो झूठ बोल रहे हैं DG ISP उनका नाम नहीं लेते, जरूरत नहीं है ना, ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको झूठा साबित करके चले जाते हैं कि पाकिस्तान में कोई आईनी जमहूरियत नहीं है, फौज ही मिलजुल कर मुल्क चला रही है और ये एक हाइब्रिड निजाम है। ये ख्वाजा आसिफ आकर हर दूसरे दिन गवाही देकर चले जाते हैं। और फौज बेचारी अपना बयानिया बनाती है, ये अपना बयानिया उनका खराब कर देते हैं। मामला पता है क्या है?
ये कल कला को अपने लिए मार्जिन रख रहे हैं कि जब नवाज शरीफ को दोबारा इनकलाबी होने का दौरा पड़ेगा तो उस वक्त क्या किया जाएगा, उस वक्त किस तरीके से खेल खेला जाएगा। अभी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद चौधरी निसार अली खान जो है वो कोई किरदार अदा करने वाले आने वाले दिनों में अपोजिशन और हुकूमत के बीच में। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की नीयत कोई नहीं है। ये सारा कुछ हुकूमत ने नहीं करना, अपोजिशन ने नहीं करना। ये एस्टेब्लिशमेंट पे जब दबाव आएगा, जब एस्टेब्लिशमेंट दबाव महसूस करेगी, जब एस्टेब्लिशमेंट अवाम के नरगे में आएगी और अवाम के काबू में आएगी, और एस्टेब्लिशमेंट आप जितनी मर्जी गालियां दें सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक एस्टेब्लिशमेंट को आप नहीं पकड़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को काबू नहीं करेंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, तब तक इंसाफ नहीं होगा। जो मर्जी बंदा बीच में डाल ले। बहरहाल ये खबरें फैलाई जा रही हैं या आ रही हैं, आने वाले दिनों में इनके बारे में भी पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब जनाब रोजाना की बुनियाद पे बयानियां वाड़ के रख देते हैं, जो डीजीआई एसपीआर बेचारे बड़ी मुश्किल से बनाते हैं कि जनाब हमारा सियासत में ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहीं सियासत तो कर ही ये रहे हैं, मुल्क को कंट्रोल भी यही कर रहे हैं। यहाँ पे हाइब्रिड निजाम जो है वो एक पूरा का पूरा